नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटी विश्वांश में। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास नंबर 4। आई होप कि आपने इसके पहले की तीनों क्लासेस देख रखी होंगी और सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और यदि क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाकर इसके पहले वाली 3 क्लासेस देख लेना। वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली क्लास। इंग्लिश पेडागोजी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चन है जो बेस्ट क्वेश्चन हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल वाले नहीं, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है और जनरली आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलते लेकिन आपको एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, ये हम करने वाले हैं और साथ ही साथ इनका कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे और प्री क्लियर आपका आसानी से हो जाएगा। एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि द करिकुलम फॉर इंग्लिश अटेम्प्ट्स टू डेवलप द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर, मतलब जो इंग्लिश का पाठ्यक्रम होता है वो इंग्लिश के लिए क्या डेवलप करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि मतलब किस तरीके से इंग्लिश इफेक्टिव हमारी चीजों को बनाने के लिए करता है, किस किस एस्पेक्ट में, किस किस पर्सपेक्टिव में। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक रूप से वार्तालाप। एकेडमिक अचीवमेंट मतलब कि शैक्षणिक रूप से उपलब्धियां हासिल करना। क्या इंग्लिश का एक काम यह है कि सोशल इंटरेक्शन कर सकता है भाई वो? ठीक है, एक ऑप्शन अपना ये हो गया कि सामाजिक वार्तालाप करने में हेल्प करता है क्या हमें? बिल्कुल करता है भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एकेडमिक अचीवमेंट क्या शैक्षणिक उपलब्धियां करने में, हासिल करने में आपको मदद करेगी इंग्लिश? बिल्कुल करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ कल्चरल एनरिचमेंट मतलब क्या, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना। और साहित्यिक रूप से भी, कल्चरल की बात यदि हम करें तो उसमें आपका लिटरेचर भी आएगा आपका। ठीक है ना, अलग अलग जो देश हैं उनके जो साहित्य हैं, उनकी संस्कृतियां हैं, इन सबको भी आप एनरिच कहीं ना कहीं करोगे, समृद्ध आप कहीं ना कहीं करोगे यदि आप इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज सीख लेते हो तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। इसका मतलब क्या होगा भाई कि आपका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन, हाँ ठीक है, चलिए कर लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस डज द डज द इंग्लिश लैंग्वेज होल्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश की पोजीशन क्या है? ठीक है, इंग्लिश की पोजीशन लैंग्वेजेस में क्या है? ऑफिशियल है, सेकंड है, फॉरेन है या ग्लोबल है? ठीक है ना, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसको ग्लोबल लैंग्वेज मतलब वैश्विक भाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ ये हमारी ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज भी है, मतलब हमारे सरकारी कामकाज की भाषा जो है वो इंग्लिश होती है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला, फोनोग्राम वर्सेस फोनीम, आपने एग्जाम में अक्सर इसका क्वेश्चन आते हुए देखा होगा और कहीं ना कहीं आप इसमें डाउटफुल हो जाते हो। ठीक है, कि इसके इसके अलावा और भी चीज़ आती है जैसे मॉर्फीम आता है। ठीक है ना, तो इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम फोनोग्राम और फोनीम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। और क्वेश्चन इससे 100% आपके एग्जाम में, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आपकी ही शिफ्ट हो। तो फोनोग्राम क्या होता है? फोनोग्राम क्या होता है? फोनोग्राम इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड। मतलब या तो लेटर होगा या ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, मतलब लेटर्स का समूह होगा, अक्षरों का समूह होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे एट, ठीक है ना, एस एच, सा, आई जी एच, जैसे आप बोलते हो ना, साई वर्ड बोलते हो आप। ठीक है, तो इसमें आई जी एच आता है ना, तो जो आई जी एच का प्रोनाउंसिएशन दिखा रहा है वो क्या हो गया भाई? फोनोग्राम हो गया। ठीक है, अब जैसे ए के ई, लेकिन ये मतलब ये स्वयं से कुछ नहीं बनाएगा जैसे, लेकिन यदि आपने इसके आगे कर दिया एम मतलब मेक, ठीक, जैसे आपने लिखा मेक, तो आपको समझ में आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन एक। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप लिखो टेक, यदि आपने लिखा टेक तब भी आपको इसका मीनिंग आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आएगा कि एक मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड को, वो आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा। जबकि फोनीम में क्या होता है भाई? फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड, मतलब वर्ड की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो फोनीम होती है। जैसे कि कैट, अब आपने डिक्शनरी में इस तरीके से आपने वर्डिंग देखी होगी। किस तरीके से मैं बताऊं आपको, डिक्शनरी यदि आपने देखी हो कभी तो यहाँ से क्या करता है, साउंड का प्रोनाउंसिएशन बताता है किस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ए, टी, तो कैट यदि आप बोल रहे हो, ठीक है ना, तो कैट में क्या होता है, सी से नहीं बोल रहे आप उसको, के से आप प्रोनाउंशिएट करते हो। ठीक है ना, मतलब कि के ए टी आप इस तरीके से बोलोगे। इसका मतलब है 3 फोनीम्स इसमें, कितने हो गए? 3 फोनीम्स हो गए, क्योंकि आपको 3 अलग अलग साउंड्स इसमें समझ में आ रहे होंगे, 3 स्मॉलेस्ट यूनिट आपको इसमें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, के अपने आप में क्या है? फोनीम है। ए अपने आप में फोनीम है। टी अपने आप में फोनीम है। यदि ये तीनों मिल गए तो ये आपस में क्या बन गया? वर्ड बन गया। ये पूरा वर्ड मतलब ये शब्द बन गया यहाँ पर। इसी प्रकार शिप की हम बात करें तो एस एच तो भाई आपका साथ में आएगा, फिर आई आएगा, फिर पी। अब इसमें एस और एच को अलग नहीं कर सकते। एस एच आपका क्या है? एक साथ पूरा क्या है? फोनीम है। ठीक है ना, ये क्या है? इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है।
ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा फोनोग्राम क्या है, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड, मतलब साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले लेटर्स या लेटरों का समूह, लेटर्स का समूह है। फोनीम क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड, मतलब किसी शब्द में सबसे छोटी इकाई जो होती है साउंड की, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फोनीम बोलते हैं। फोनोग्राम्स आर सीन इन रिटन फॉर्म, इनको हम रिटन फॉर्म में देख सकते हैं, जबकि फोनीम्स आर हर्ड इन स्पोकन लैंग्वेज, मतलब यदि आप जब लैंग्वेज बोल रहे हो तो उसमें आपको फोनीम का फोनीम आपको सुनाई देंगे, समझ में आएंगे कि आप क्या बोले। कैट बोला, कैट मतलब क्या, स्पेलिंग तो आपको पता है CAT, ठीक है, लेकिन आप इसको रिटन फॉर्म में नहीं, स्पोकन लैंग्वेज के फॉर्म में देखो तो KAT, तीन फोनीम आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है, फोनीम मतलब क्या हो गया भाई, आपका साउंड यूनिट होता है फोनीम मतलब, एंड फोनोग्राम मतलब होता है लेटर्स का पैटर्न, लेटर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, फोनोग्राम बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, अब आसानी से आ जाएगा, आपको मीनिंग बस बता देता हूँ। फोनोग्राम इज, मतलब फोनोग्राम है क्या है, सॉरी, अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग साउंड, मतलब एक सिंबल है साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला। अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग करने वाला कोई मैकेनिकल डिवाइस है। या फिर अ ग्रुप ऑफ फोनीम्स, फोनीम्स का ग्रुप है। या हाई पिच ऑफ साउंड, मतलब साउंड की उच्च तीव्रता है। तो आप समझ गए होंगे फोनोग्राम मतलब क्या होता है, अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग साउंड, मतलब कोई सिंबल जो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, फोनोग्राम बोलेंगे। यहाँ पर हमने वही चीज देखी है, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड, इसको हम फोनोग्राम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग अ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट अनदर लैंग्वेज, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होता है किसी लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज में ही बात करना। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देकर यदि मैं समझाऊं, जैसे किसी बच्चे ने बोला आई डिड नॉट अंडरस्टैंड नाउन, तो अब टीचर वहां पर आपको बताएगा नाउन समझाने के लिए ही, वो नाउन के लिए क्या भाषा का उपयोग करेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएगा वो, कि बच्चे कि जब आपको मतलब किसी व्यक्ति वस्तु नाम यदि इस तरीके से आपको दे रखे, जो भी नाउन की परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, उसे हम संज्ञा या फिर नाउन कहते हैं। मतलब एक भाषा को समझाने के लिए ही उसने दूसरी भाषा या उसी उसी भाषा का उसने उपयोग किया, मतलब सिंपली उसने बोला कि नाउन समझ में नहीं आ रहा मुझे। नाउन की जो डेफिनेशन है, चाहे वो इंग्लिश में बताए या हिंदी में बताए या बाइलिंगुअल बताए, इसे हम क्या कहते हैं भाई, मेटा लैंग्वेज कहते हैं। ये होता है हमारा मेटा लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ से नहीं पता चलेगी अभी कि मेटा लैंग्वेज क्या होती है, मतलब किसी भाषा में किसी भाषा को सिखाना। ठीक है, किसी भाषा को सिखाने के लिए या किसी चीज को सिखाने के लिए उसी भाषा का या किसी दूसरी भाषा का उपयोग करना मेटा लैंग्वेज कहलाता है। अब इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, व्हेन इंस्ट्रक्टर डू नॉट हेल्प स्टूडेंट्स टू ओवरकम रेटिसेंस बाय एस्योरिंग देम फैक्ट्स, मतलब बच्चों जो इंस्ट्रक्टर है, मतलब सिखाने वाला है, बच्चों की झिझक या संकोच को दूर करने में मदद नहीं कर रहा, तो क्या यहाँ पर यूज होता है मैन पर्पज, इसका ये होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है ना, कन्वर्सेशन पार्टनर हैज नॉट अंडरस्टूड द अदर वन, मतलब कि जो कन्वर्सेशन पार्टनर है आपका, उसने आपकी बात को नहीं समझा, इसलिए आपने दूसरी भाषा का या उसी भाषा का दोबारा से उपयोग किया उसको समझाने के लिए, यही होता है मेटा लैंग्वेज, और यही हमारा सही आंसर होगा। व्हेन वी वांट टू राइट अवर थिंग्स इन अ लेटर टू समवन एल्स, ये तो भाई लेटर राइटिंग से संबंधित ऑप्शन है, इसका कोई उपयोग नहीं यहाँ पर, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, वैसे भी सही उत्तर नहीं होगा, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स, इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से बताना है कि क्या स्पीकिंग स्किल डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, डिबेट्स एंड डिक्लेमेशंस, डिक्लेमेशंस, शॉर्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस, स्पीकिंग एक्टिविटीज शुड इंक्लूड ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स, आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। बेटर ऑप्शन, सबसे बेटर ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन सी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है भाई, कि स्पीकिंग एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ग्रीटिंग्स जैसे हेलो हाय गुड इवनिंग गुड नाइट इस तरीके से, या फिर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होनी चाहिए उसमें, या फिर आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये चीज हमारी क्या होती है भाई, इनिशियल स्टेज पर यदि हम देखें तो ये हमारी स्पीकिंग स्किल को, इनिशियल स्टेज पर यदि हम देखें, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये इनिशियल स्टेज पर आपकी जो वोकैब है या फिर आपका स्पीकिंग स्किल जो भी हो, जिस तरीके से आप बोलना चाहते हो, मतलब बोलने में फ्लुएंसी लाने के लिए, ये वाली चीज यदि आपकी स्पीकिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होंगी, जैसे ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस तरीके से चीजें यदि इंक्लूड होती हैं, तो वो आपकी क्या रहेंगी भाई, स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने में हेल्पफुल रहेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, जैसा मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोल रखा था कि यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले जो आपको पेडागोजी की बुक्स में भी रेयर मिलते हैं, सीधे आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आपको समझने में भी इसको दिक्कत होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे हमेशा।
ठीक है, तो सेशन अटेंड करना आप कभी ना भूलें। अब ये कह क्या रहा है क्वेश्चन, इन ये चार प्रकार की इन्होंने लैंग्वेज दे रखी, लैंग्वेज के टाइप्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो कि इनिशियल स्टेज मतलब ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मतलब भाषा सीखने की शुरुआती स्तर पर, शुरुआती चरण में इनमें से कौन सी एक चीज है जो क्रिएट करती चाइल्ड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि बच्चे के अंदर दुनियादारी की समझ विकसित कर सकती है। क्या हिंदी कर सकती है? अब भाई चलो, इंडिया तो है हिंदी लैंग्वेज कंट्री है, या मल्टी लैंग्वेज कंट्री हम इसको बोलते हैं, मोस्टली हिंदी बोली जाती है। तो क्या हिंदी के बेस पर ही उसकी जो अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड है वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरी पेडागोजी मतलब पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है। शिक्षा शास्त्र हर जगह एक सा अप्लाई होगा, तो सिर्फ हिंदी यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो सकता। इंग्लिश की बात करें, अब भाई भारत के घरों में हर घर में इंग्लिश तो बोली नहीं जाती है, तो इंग्लिश भी हमारा सही उत्तर यहाँ पर नहीं होगा। सेकेंड लैंग्वेज, भाई सबसे पहले वो होम लैंग्वेज या फिर मदर टंग ही बोलना चालू करेगा, वही तो उसको वर्ल्ड की अवेयरनेस बताएगा, उसी से जो बच्चा है शुरुआती स्तर में, शुरुआती स्तर की वैसे भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो शुरुआती स्तर पर बच्चे को समझ कैसे विकसित होगी वर्ल्ड की, दुनिया की? सेकंड लैंग्वेज से नहीं हो सकती, वो फर्स्ट लैंग्वेज से ही होगी। ठीक है, अब ऑप्शन डी हमारा था वर्नाकुलर लैंग्वेज, या इसे हम कहेंगे क्या, आम बोलचाल की भाषा, या फिर होम लैंग्वेज, इसे हम बोलेंगे होम लैंग्वेज। ठीक है, और यही हमारा सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब ही होता है मातृभाषा, घर की भाषा, या आपकी जो लोकल, मान के चलो आपके जो आपका एरिया है वहां पर मालवी चलती है, या निमाड़ी चलती है, बुंदेली चलती, बघेली चलती, तो आपके घर में जिस प्रकार की बोली बोली जाती है, ठीक है, जब आप छोटे बच्चे होंगे तो आपको जिस शब्द को जैसा बोलना है, जिस वस्तु को जैसा बोलना सिखाया गया होगा, आप शुरुआती तौर पर वहीं पर सीखोगे, उसी भाषा में सीखोगे, उसी बोली में सीखोगे। उसके बाद जब आप बड़े हो जाओगे तो आप जो आपके आसपास के क्षेत्र हैं वहां से आप सामंजस्य बैठाकर और पूरा शुद्ध हिंदी में बोलना चालू कर पाओगे, या किसी दूसरी भाषा में बोलना चालू कर पाओगे। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा, जो इनिशियल स्टेज पर आपकी जो स्पीकिंग स्किल है, या फिर हम कहें कि जो वर्ल्ड की समझ है आपकी विकसित करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एज मीडियम ऑफ टीचिंग मल्टीमीडिया केटर्स टू स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब मल्टीमीडिया जो है टीचिंग के मीडियम के तौर पर किस प्रकार के स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स को किस प्रकार से कैटर, मतलब कि कैटर करना मतलब होता है कि कैटर को हम बोलेंगे एक प्रकार से उनको कैसे वो करता है, मतलब कि अरेंज करता है, या फिर कहना चाहिए क्या उनको सिखाता है। कैटर करना मतलब क्या उनको सिखाता है, किस प्रकार से उनको होल्ड क्या होल्ड करता है। ठीक है ना, मीनिंग उसका प्रॉपर याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ, वैसे आप मीनिंग तो उसका समझ ही रहे होंगे। मतलब क्या सिखाता है, क्या डेवलप करने में मदद करता है मल्टीमीडिया। लर्निंग सेंस मतलब आपकी जो समझ है, शिक्षा लेने की आपकी जो समझ है, सीखने की समझ है, उसको विकसित करेगा मल्टीमीडिया, बिल्कुल करेगा भाई। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब आपकी बहुभाषिकता को इंप्रूव करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, विजुअल्स का, ऑडियो का, इस तरीके से वीडियोस का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश मूवी देखोगी तो आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी। लर्निंग डिसेबिलिटी, यदि आपको लर्निंग अक्षमता है, मतलब सीखने में किसी प्रकार की अक्षमता है, लेकिन यदि हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं एज ए टीचिंग एड्स के तौर पर, ठीक है ना, शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर हम इसका उपयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी को भी ओवरकम करने में ये मदद करेगी। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इसके बिहाफ पर सही होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा, चलो भाई, लिव बाय गुड्स क्या गए, जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, क्या होता है जेडपीडी का सिद्धांत, इसके समझेंगे हम इसको, इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जेडपीडी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत आसान भाषा में भी आपको समझ में आ जाएगा। जेडपीडी का सबसे पहले फुल फॉर्म की यदि हम बात करें, हो सकता है एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए, या फिर जेडपीडी क्या होता है या किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है तो वो आपको पता लग जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। मीनिंग क्या होता है समझ लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से आपको समझा देता हूं। एक बच्चा है, स्वयं से ये काम कर सकता है इतना, ठीक है, स्वयं से इतना काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन यदि उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, स्कैफोल्डिंग मिल जाए, या फिर हिंट मिल जाए, किसी भी प्रकार से उसको यदि आप सहारा दे दो, तो वो थोड़ा अपना दायरा और बढ़ा सकता है, कितना, इतना, ठीक है ना, इतना काम और वो कर सकता है, जो उसको थोड़ी बहुत हिंट दी उसको मिल जाती है। लेकिन ये वाला जो एरिया है भाई, इसको तो वो नहीं ही कर पाएगा अभी, मतलब उसकी क्षमता नहीं है कि उसको यदि आप असिस्टेंस भी दे दो, उसको असिस्ट भी कर दो, गाइडेंस दे दो, हेल्प दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन अभी इस स्थिति में नहीं है कि ये वाला एरिया वो कवर कर पाए। लेकिन यदि आप उसको थोड़ी हेल्प दे दोगे
तो ये वाला एरिया वो कवर कर सकता है। बस यही जो गैप होता है इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, ये जो गैप आपको मिल रहा है ये वाला, इसको फिल करते हैं अपन किसके माध्यम से, इसके फोल्डिंग के माध्यम से, हिंट के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से। तो ये जो एरिया होता है भाई, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब इस गैप का नाम क्या हो जाएगा भाई आपके, इस गैप का नाम ही क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। राइट, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे यहाँ पर। एक चीज और, हाँ, इसके फोल्डिंग मतलब क्या होता है, गाइडेंस एंड सपोर्ट, हिंट्स, प्रॉम्प्ट्स, मॉडलिंग, ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ हेल्प। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को आपको इंडिपेंडेंट बनाना है किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, जेडपीटी इज द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वयं से क्या कर सकता है और क्या कर सकता है विद गाइडेंस फ्रॉम अ टीचर, पेरेंट्स और कैपेबल पीयर। ठीक है, बिना सपोर्ट के और सपोर्ट के साथ क्या कर सकता है, उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम जेडपीडी बोलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन बाइगोट्सीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको रेफर करता है, लर्निंग लैंग्वेज इन फैमिली, नहीं भाई, लर्निंग लैंग्वेज फोकसिंग ऑन ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स की हम बात ही नहीं कर रहे, वहां पर वो किसी कोई भी एरिया हो सकता है सीखने का। अ लर्निंग डिफरेंस बिटवीन व्हाट लर्नर्स लर्न विद और विदाउट असिस्टेंस, ये एक सही ऑप्शन हमें दिख रहा है कि भाई लर्निंग डिफरेंस किसमें, बच्चा या शिक्षार्थी जो है, स्टूडेंट जो है खुद से कर सकता है और क्या विदाउट असिस्टेंट कर सकता है, उसके बीच का जो गैप होता है वही होता है जेड पी डी, ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न विदाउट असिस्टेंस, क्या भाषा को विदाउट असिस्टेंस नहीं सीखा जा सकता, सीखा जा सकता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज। क्वेश्चन तो आपको अच्छे लग ही रहे होंगे, लाइक कर देना भाई, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज लर्निंग के संबंध में कौन सा एक कथन है जो सही है। मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल बाय द लर्नर्स, मतलब लर्नर्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनको मदर टंग का यूज नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मदर टंग का बिना यूज करे आप कोई भाषा सीख जाओ, दूसरी भाषा सीख जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसका यूज आपको करना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ मदर टंग इज एन इंटरफेरेंस रेदर देन वैसिलेटर, मतलब एक सहायता से ज्यादा ना होकर एक बाधा के रूप में ज्यादा आप उसको देख रहे हो, किसको, नॉलेज ऑफ मदर टंग को। ऐसा भी नहीं है भाई, ये गलत ऑप्शन है आपका। द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, तो ये तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस का उत्तर नहीं है। ऑप्शन सी, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, क्यों, यदि आपको मातृभाषा का ज्ञान है अपनी, ठीक है, यदि आपने मातृभाषा आपने अच्छी सीखी हुई है, उसके बाद आप दूसरी भाषा सीखना चालू करते हो, तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होती है। ठीक है ना, क्योंकि आप स्ट्रक्चर, टेंस और वोकैब, ये सारी चीजें आप सीख चुके हो, इसका उपयोग आप कहाँ पर करोगे, दूसरी दूसरी भाषा सीखने में आप उसकी हेल्प लोगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फैसिलिटेटर का काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन, ऐसे क्वेश्चन का टाइप बताना है जो बच्चों में थिंकिंग स्किल को इंप्रूव करे, मतलब सोचने की क्षमता को, सोचने की शक्ति को इंप्रूव कर सके। ऐसा किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, कैसे प्रश्न आप बच्चों से पूछोगे कि उसकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। क्वेश्चन क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब क्या, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो रटा रटाया आंसर जिसमें आपको देना होता है भाई किसी चीज का फैक्ट, जैसे भारत कब आजाद हुआ, ठीक है, तो इसका रटा रटाया आंसर बच्चा दे देगा, इसमें बच्चे की थिंकिंग स्किल इंप्रूव नहीं हो रही है। ठीक है, तो फैक्चुअल आंसर इसका सही, फैक्चुअल क्वेश्चन इसका सही उत्तर नहीं होगा। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, क्या आपने खाना खाया, बच्चे ने बोला हाँ या फिर नहीं, इसमें बच्चे की थिंकिंग स्किल इंप्रूव हुई क्या, नहीं हुई, ये उत्तर भी हमारा सही नहीं होगा। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन और एक बच्चा नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, तो हमारा सही उत्तर होगा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है, आप वायु प्रदूषण के बारे में क्या सोचते हैं, अब कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी, है ना, उसने जितना एनवायरमेंट के बारे में सीख रखा है वो उसको सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, बच्चे की जो थिंकिंग स्किल से इंप्रूव हो रही है, उसको आउटर और इनर नॉलेज दोनों को मिक्स करके उसका बेस्ट आंसर निकाल के बताना पड़ेगा कि वह वायु प्रदूषण के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मीडियम होता है टू प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। राइट, इतना समझ में आ गया होगा भाई। चलिए, 10 क्वेश्चन है हमारे पास, बेस्ट क्वेश्चन हमने लिए, कॉन्सेप्ट उनका हमने समझा। अब मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं थोड़ा सा। एपटेक बेस्ड पैटर्न पे पूरी आधारित है, एफएलटी आपको इसमें मिलेंगे, रिवीजन प्लानर के साथ आपको मिलेगा, कोई भी विषय का आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो विद रिवीजन प्लानर हमने दे रखा है। जब बच्चे को डाउट होता है ना कि हम सर कहाँ से पढ़ें,
सिलेबस कहाँ से शुरू करें, या फिर कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और उससे हमसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो रिवीजन प्लानर मत लेना सीरीज, एक बार रिवीजन प्लानर जाकर देख लेना, सबके लिए फ्री है। आप चाहो तो उसके बेस पर भी अपनी तैयारी चालू कर सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट, सिलेबस में जितने आपके टॉपिक दे रखे हैं सारे टॉपिक वाइज टेस्ट आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, और इससे अच्छी सीरीज आपको एमपी में नहीं मिलने वाली है। 179 इसका प्राइस है। टेट 10 यदि आप कोड लगाते हो, टीईटी 10 यदि आप कोड इसका लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑफ तो जरूर हो जाएगा। याद नहीं है एक्चुअल ऑफ कितना रखा अभी हमने। टीईटी 10 ये कोड यदि आप लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें ऑफ मिलेगा सीरीज पे, ठीक है ना। मैथमेटिक्स अलायंस हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करना है, ओपन करना है, रजिस्टर करना है, देन आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको टेट एग्जाम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्लिक करेंगे जैसे ही आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों ऑप्शन दिखेंगे। वर्ग 2 में आपको जाना है और ये सीरीज हमारे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है ना, विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सोशल साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिकल एजुकेशन है, इनके बारे में वीडियो भी बना रखा है, या फिर आप एप्लीकेशन पर जाके रिवीजन प्लानर में देख सकते हैं कितने कितने आपको टेस्ट मिलेंगे, कितने टॉपिक वाइज मिलेंगे, कितने एफएलटी आपको मिलने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है, डेमो टेस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई समस्या है तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप होगा, इसमें कॉल नहीं लगेगा। 9111 873। सीरीज परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा सारा। बाकी टीटी विश्वास मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीटी विश्वास सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा। टेट रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको या कुछ भी क्वेश्चन है आपका, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आप, या फिर ग्रुप में आकर आप पूछ सकते हैं, आपके जैसे ही सभी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय